हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस के प्रीमिक्स में। आज भी हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ इस प्रीमिक्स से स्टार्ट होता है हमारा गवर्नमेंट स्कीम्स के सवालों के ऊपर जाना। तो आई विल डिस्कस द गवर्नमेंट स्कीम्स जो खासकर पॉलिटी गवर्नेंस से रिलेटेड ना भी हो, लेकिन अगर हमारी गवर्नेंस के टॉपिक्स के अंदर सोशल सेक्टर से रिलेटेड कुछ भी स्कीम्स आती हैं तो उनके रिलेटेड मैं सवाल प्रीमिक्स में डालने स्टार्ट करूँगा, ताकि हम एक दूसरे के साथ ये भी डिस्कस कर सके कि कौन सी स्कीम्स के बारे में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। और सिर्फ स्कीम्स ही नहीं, इनिशिएटिव्स, क्योंकि कुछ चीज़ें स्कीम्स के नाम से नहीं, इनिशिएटिव्स के नाम से भी पूछी जा सकती है। सो वील फोकस ऑन दोज एस्पेक्ट्स ऑल्सो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी इज नॉट करेक्ट। आपसे 4 ऑप्शंस पूछे गए हैं, आपने बताना है कि प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है। दूसरा सवाल हमारे ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स के बारे में है, तो इसको आपने इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तीसरा सवाल हमारे करंट अफेयर्स या कंटेम्प्रेरी अफेयर्स जो चलते रहते हैं उनसे रिलेटेड, उनके ऊपर आधारित, यानी ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट के ऊपर आधारित है, उसको आप देखेंगे। देन फोर्थ क्वेश्चन इज 5th शेड्यूल, और उसके बारे में आपसे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है मैंने। तो बहुत ही मैं मिक्स लेके आया हूँ क्योंकि प्री मिक्स है, तो आपके पास अलग अलग टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को हैंडल करने की भी आपके पास एबिलिटी, कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। दैट इज व्हाई आई हैव डिस्कस दिस। एंड द लास्ट वन इज रिगार्डिंग द जोनल काउंसिल्स। ठीक है, तो जोनल काउंसिल्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, और आपको बस ये बताना है कि इनमें से कौन सी कितनी स्टेटमेंट सही है ना। आजकल ऐसा भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी के अंदर, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, 2 आर करेक्ट, 3 आर करेक्ट, और इस तरीके से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो उसकी भी प्रैक्टिस आपकी यहाँ से हो जाएगी। तो आपको तरीका पता है, पॉज कीजिए, आंसर्स लिखिए, और उसके बाद जब मैं आपसे आंसर डिस्कस करूंगा तो मैच करके अपना स्कोर कमेंट्स में जरूर बताइए। आगे बढ़ने से पहले एक बार लास्ट रिमाइंडर आपको दे दिया जाए कि हमारा संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है 28 नवंबर से, और अभी भी उसके ऊपर आप एक स्पेशल डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। अप टिल 30 नवंबर ये वैलिड है। इस क्रैश कोर्स के अंदर एनरोलमेंट करने से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे इसलिए होंगे क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक और करंट अफेयर्स कवर किए जाएंगे। डेली लाइव क्लासेस के थ्रू आपको ऑलमोस्ट सारा सिलेबस ही कवर करा दिया जाएगा अप टिल अप्रैल, और उसमें आपके MCQs 4000 से ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि MCQs की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो प्रीमिक्स में बैठे हैं हम। और 8 फुल लेंथ टेस्ट हम आपको देने वाले हैं प्रीलिम्स के। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, 1:1 मेंटोरशिप दी जाएगी, और CSAT मास्टर क्लास, जिसमें आपको CSAT में कौन सी चीज़ें पिक एंड चूज़ करके, किन चीज़ों पे फोकस करके बस CSAT क्लियर करने के बारे में सोचना है, इन चीज़ों के बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो कोर्स में एनरोल करने के लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इन नंबर्स पे, ईमेल ID पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी इज नॉट करेक्ट। देखो, अगर आपको प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी के बारे में पर्टिकुलरली भी नहीं पता है तो आप एटलीस्ट एलिमिनेट तो चीजें कर सकते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले किसी भी टाइप की डेमोक्रेसी में सिटीजन की पार्टिसिपेशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चाहे वो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो या इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो, द सिटीजन्स विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द डेमोक्रेसी, दैट इज अ गिवन रूल, क्योंकि डेमो मीन्स पीपल एंड क्रेसी मीन्स रूल, सो डेमोक्रेसी मीन्स पीपल्स रूल। तो पहला पॉइंट तो गलत हो ही नहीं सकता। दूसरा, सिटीजन्स मस्ट बी एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम गवर्नमेंट इंक्रोचमेंट्स। किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर जब हमने मेजर करना होता है कि स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी कितनी है या किस तरीके की है, अब ये वाला जो है स्टेटमेंट, ये प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी को डिफाइन करता है ना। पहला वाला तो किसी भी डेमोक्रेसी पे अप्लाई होगा, लेकिन सेकंड जो स्टेटमेंट है वो प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी पे अप्लाई होगा कि सिटीजन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट, पहला एस्पेक्ट, and citizens will be protected by the government against any kind of disruption, and that disruption can happen in case of laissez-faire capitalism. laissez-faire capitalism ये एक ऐसा इकोनॉमिक थ्योरी है जिसके तहत किसी भी तरीके से ट्रेड और इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट्स इंटरफेयर नहीं करती। एक लेज़र फेयर इकोनॉमी में, कैपिटलिज्म में, टैक्सेस बहुत कम होंगे या कि ना के बराबर भी हो सकते हैं। इट कैन बी नियर जीरो ऑल्सो। देयर विल बी नो
रिस्ट्रिक्शन ऑन एनी काइंड ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। क्या एक प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी में ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट से भी सिटीजन्स प्रोटेक्टेड रहेंगे और गवर्नमेंट भी सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करेगी रिगार्डिंग द इकोनॉमिक सिस्टम्स, सोशल इनइक्वालिटीज वगैरह से उसे बचाएगी, हाई प्राइसेस या इन्फ्लेशन से जनता को बचाएगी। तो ये थोड़ा सा ना रिस्पॉन्सिबल प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी की तरह काम आपने सोचना है। इट इज नॉट कंपेटेबल विद लेज़े फेयर कैपिटलिज्म। वाई कंपेटेबल क्यों नहीं है? क्योंकि लेज़े फेयर कैपिटलिज्म में कोई इंटरवेंशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होगी, चाहे जितना भी इनइक्वालिटी सोसाइटी के अंदर आती जाए, चीजों के प्राइसेस जितने भी हाई हो, गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर। और ऐसा प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी में नहीं होगा। डी पॉइंट तो हमें पता ही भाई, पॉलिटिकल इक्वालिटी का क्या मतलब होता है। फॉर्मली पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब होता है कि पॉलिटिक्स के अंदर आपके पास इक्वल वोटिंग राइट्स हैं, वोट देने के अधिकार सब में बराबर हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी सबके पास है। तो ये चीज तो ऑब्वियसली प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी का फंक्शन है। तो आप एलिमिनेट करते हुए भी सी पे पहुंच सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स के बारे में दो स्टेटमेंट दी हुई है। आपने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। देखिए पहली जो स्टेटमेंट है वो हाफ करेक्ट है और हाफ सही गलत। क्यों? क्योंकि पहली स्टेटमेंट में ये तो हमें पता है कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, DARPG, विच इज कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। अब ये मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट जो है ये रिलीज तो करता है ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स, बट इट रिलीजेस इट मंथली। तो ये थोड़ा सा आपको इस चीज के बारे में पता होगा, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। अगर आपने करंट अफेयर्स फॉलो किए होंगे तो आप जानते होंगे कि पिछले 3 महीनों से UIDI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये ऑर्गेनाइजेशन ये अवार्ड जीतते आ रही है, जिसमें ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स में नंबर 1 अवार्ड हासिल किया है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? इट इज फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 5 इंडिकेटर्स विच आर बेस्ड ऑन 2 पैरामीटर्स, टाइमली डिस्पोजल एंड क्वालिटी ऑफ ग्रीवेंस डिस्पोजल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका मतलब इनकरेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है? सिर्फ पहली। तो ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स जो है वो इस डिपार्टमेंट ने इशू किया है, ये सही है, लेकिन मंथली बेसिस पे इशू किया है। UIDAI यहाँ पे टॉप परफॉर्मर आया है पिछले 3 महीनों से, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, तीनों महीनों में इसने टॉप किया है। सॉरी, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। अब इस इंडेक्स के डायमेंशन 2 हैं, एक टाइमली डिस्पोजल ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल और दूसरा क्वालिटी डिस्पोजल ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल। तो आपके पास कोई कंप्लेंट आती है और आप उस कंप्लेंट को रिजॉल्व करते हो, जल्द से जल्द करते हो, ये एक एस्पेक्ट है, और उसको एक्चुअल में रिजॉल्व किया गया है, बस रफा दफा किया गया है, ये दूसरा कंपोनेंट है इसका। तो ओवरऑल देयर आर 5 इंडिकेटर्स, 5 इंडिकेटर हैं, 2 डायमेंशन है ना। तो ये चीज आपने क्यों याद रखनी है? क्योंकि कई बार इंडेक्सेस के बारे में, रैंकिंग्स के बारे में ऐसा पूछ लिया जाता है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम अपने पॉलिटी एंड गवर्नेंस के प्रीमिक्स में हम एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव या इंडेक्स या रैंकिंग जरूर कवर करेंगे, खासतौर पे वो जो सोशल सेक्टर से हमारे एसोसिएटेड होंगे। अब टाइमली डिस्पोजल ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल के अंदर 2 चीजें हैं, परसेंटेजेस ऑफ ग्रीवेंस डिस्पोज्ड विद इन 45 डेज, परसेंटेज ऑफ ग्रीवेंस पेंडिंग फॉर मोर देन 45 डेज। तो इसका जो एट्रीब्यूट होगा या इसके जो नंबर मिलेंगे वो पॉजिटिव में मिलेंगे, और इसके जो नंबर मिलेंगे वो नेगेटिव मार्किंग होगी वहां पे, है ना। दिस इज वेरी एविडेंट। जिसको 45 डेज से ज्यादा लगे वहां नेगेटिव मार्किंग। वैसे यहाँ पे जहां पे एक्सीलेंट एंड वेरी गुड फीडबैक है तो पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे, जहां गुड, एवरेज एंड पुअर फीडबैक है वहां कम मार्क्स मिलेंगे, है ना, लेस मार्क्स मिलेंगे। तो इसका मतलब वो नेगेटिव है। तो इस तरीके से ना ये वेटेज दे देते हैं, जैसे इसको 30% वेटेज दे दी, 20% वेटेज दे दी, एंड दे टेक आउट द रैंकिंग्स। हु इज गोइंग टू डू इट? DARPG अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। और बहुत ही अब इंपॉर्टेंट तरीके से आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट दी गई थी और उनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी थी। पहली स्टेटमेंट कहती है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 के अंडर आया, उसके अंडर जो रूल्स आए, उसके तहत द स्टेट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज एज पर द हिंदी लैंग्वेज यूजेज। क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, ये आपने बताना है। ये स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है? क्योंकि आप ये देखना चाहते हो कि इस एक्ट के अंदर कुछ रूल्स बनाए गए थे।
वो रूल्स 1976 में बनाए थे। अब इस ये बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट क्यों आया था? क्योंकि जब ओरिजिनल हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात हुई थी तो उसमें कहा गया था कि पहले 10 सालों के लिए फॉर द फर्स्ट 10 years द ऑफिशियल लैंग्वेज विल बी इंग्लिश एंड हिंदी, एंड लेटर ऑन यू कैन डिसाइड बाय द पार्लियामेंट के थ्रू आप डिसाइड कर सकते हैं। पार्लियामेंट ने कहा कि हम एक्ट बनाएंगे, और उस एक्ट के अंदर जब वो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने वाले थे तो काफ़ी स्टेट्स ने प्रोटेस्ट किया इसके खिलाफ, तो उन्होंने इंग्लिश को भी एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया था, डिक्लेयर किया था। अदरवाइज ओरिजिनली एनविसेज तो हिंदी था। चलिए, अब प्रॉब्लम क्या आती है? व्हाट इज द प्रॉब्लम हेयर? द प्रॉब्लम हेयर वाज दैट अंडर द रूल्स देयर यूज्ड टू बी 3 कैटेगरीज ऑफ स्टेट्स। ठीक है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, दैट इज करेक्ट। ठीक है, सो कैटेगरी ए जो स्टेट्स है वो हिंदी बेल्ट वाले स्टेट्स हैं, जहां पे बाद में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। फॉर एग्जाम्पल यूपी, बिहार, हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दीज आर द वंस विद हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। फिर रीजन बी है, फॉर एग्जाम्पल गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, रीजन बी के अंदर आता है। और रीजन सी के अंदर आता है जहां यूजेज ऑफ हिंदी इज लेस देन 65%, दे आर अंडर रीजन सी। तो रीजन सी के अंदर कौन से स्टेट्स आते हैं? आपके सदर्न स्टेट्स और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, है ना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ऑल दी स्टेट्स कम अंडर योर रीजन सी। ठीक है, सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि ये रीजन्स के जो बने हैं वो किसके अंडर बने हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट। तो रीजन सी के जो स्टेट्स है ना, वहां पे एग्जेम्पशन मिली हुई है फ्रॉम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। मतलब वहां पे कुछ चीजों को लेके दे हैव बीन गिवन एग्जेम्पशन एज रिगार्ड टू द ऑफिशियल लैंग्वेज और कम्युनिकेशन इन हिंदी और इंग्लिश। तो ये चीज हमारे एक्ट के अंदर है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। सेकेंड, कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज हैज बीन सेट अप अंडर रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। ये स्टेटमेंट है गलत। क्यों? क्योंकि कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कैसे बनी थी? कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज वाज सेट अप इन 1976 एज पर सेक्शन 4 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट। मतलब ये एक स्टैट्यूटरी कमिटी है। स्टैट्यूटरी कमिटी होने का क्या मतलब है कि किसी कानून के अंदर कहा गया है कि एक पार्लियामेंट की कमिटी बनेगी जिसको कहा जाएगा पार्लियामेंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब आर्टिकल 351 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता था? वो कहता था कि हिंदी का एक्टिव प्रमोशन सरकार की जिम्मेदारी है। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रमोट एक्टिवली द लैंग्वेज ऑफ हिंदी। तो ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी यही चीज करने के लिए बनाई गई थी। अब नाउ व्हाट हैपेंस इज व्हेन दिस कमिटी इज constituted, whenever its meeting takes place and whenever it gives its recommendation to the president, because जो भी इसकी recommendation होती है president को देती है, whenever it gives recommendation to the president there is a controversy because sometimes it is seen as Hindi imposition। तो ये current affair से derived मैंने static question आपसे पूछा है। current affairs क्यों? क्योंकि पिछले महीने last month there was a report by this committee which again recommended the promotion of use of Hindi language एज अ लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, एज अ मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन। और वो भी कहाँ पे? आपके इंस्टीट्यूशंस जैसे कि IITs, IIMs वगैरह में। अब इस कमेटी के बारे में अगर जान ले तो इस कमेटी ने अपनी सबसे पहली रिपोर्ट 1987 के अंदर दी थी। इस कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वो होम मिनिस्टर होते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर। यू शुड नो अबाउट दिस कमेटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स के बेसिस पे। इस कमेटी में देर आर 30 members, 20 members of parliament from Lok Sabha are there and 10 members of parliament राज्यसभा में से यहाँ पाए जाते हैं। अब बाकी पार्लियामेंट्री कमेटीज जो होती हैं वो पार्लियामेंट को ही अपनी रिपोर्ट सबमिट करती हैं, लेकिन ये जो कमेटी होती है ये अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करती है और फिर प्रेसिडेंट ये रिपोर्ट पार्लियामेंट को सबमिट करते हैं। ठीक है, तो in this committee has said कि the medium of instruction in IITs, central universities, recently जो इन्होंने recommendation दी है, केंद्र विद्यालय in A state should be Hindi while regional language should be used in other state। अब कैटेगरी A की हमने बात की थी जहाँ पे हम बात कर रहे थे द हिंदी बेल्ट वाले स्टेट्स। तो वहाँ पे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या केंद्र विद्यालय है या IITs वगैरह है, वहाँ पे उन्होंने कहा था कि हिंदी में इंस्ट्रक्शन हो सकता है। बट एग्जाम्पशन किनको मिली थी? मैंने आपको बताया था कैटेगरी C के स्टेट्स को। ठीक है, अब इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स अगर आपने जानना है तो यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा,
वो क्योंकि हमने करंट अफेयर्स के कोर्स में अपने डिस्कस किया हुआ है। तो उस चीज़ को और डिटेल में आप जान सकते हैं अगर आप हमारे इफ़ यू हैव अ लुक एट आवर करंट अफेयर्स कोर्स, वहाँ पे हम हर हफ्ते एवरी वीक वी डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो क्या कमेटी की रिकमेंडेशंस थी, क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस किया था। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। इफ अ पर्टिकुलर, अच्छा तीसरा ऑप्शन रह गया सर आपका, तीसरा ऑप्शन क्या था? थर्ड ऑप्शन वाज सेंसस 2011 के हिसाब से 55% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन नोज हिंदी इज द मदर टंग और सेकंड लैंग्वेज। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑलमोस्ट 44% ऑफ द पीपल हु वर सर्वेड दे सेड दैट हिंदी इज देयर फर्स्ट लैंग्वेज और मदर टंग, एंड 11% ऑफ द पीपल दे सेड दैट हिंदी वाज देयर सेकंड लैंग्वेज और दे कुड स्पीक हिंदी। तो लगभग 55% ऑफ इंडिया जो है वो हिंदी में या तो बात कर सकता है या सेकेंडरी लैंग्वेज उनकी हिंदी है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है। अब क्या कभी कभी रैंडम फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं सेंसस से, तो अब आप उसके लिए पूरा सेंसस नहीं पढ़ोगे, पूरा सेंसस पढ़ के रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, किस्मत पे है। अभी जो हमने एमसीक्यू पढ़ा उससे भी आपको काफ़ी आइडिया लग गया होगा, बट सम ऑफ द थिंग्स यू शुड रिमेंबर। अभी लेटेस्ट सेंसस हो सकता है कि 2023 तक आ जाए, तो उसके बाद सारी जो चीज़ें हैं वो अपडेट हो जाएंगी। एनीवेज क्वेश्चन 4 के अंदर देखते हैं, अगर इफ एनी एरिया इज ब्रॉट अंडर 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट। तो 5th शेड्यूल के अंदर कौन से स्टेट्स आते हैं? जो आपके 4 अपार्ट फ्रॉम द 4 स्टेट्स ऑफ विच असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अपार्ट फ्रॉम द 4 स्टेट्स ऑफ द 6th शेड्यूल, whichever states have scheduled tribes in their population, they have to constitute, they are coming under the 5th schedule. ऐसे 10 states हैं, है ना? So उत्तराखंड is there, राजस्थान is there, महाराष्ट्र is there, तेलंगाना है, आंध्रा है, so all these so many states are there. Now these states what they have to do is they have to constitute a tribal advisory council. But more importantly these three what is the thing, क्या चीज़ होने वाली है अगर कोई स्टेट 5th शेड्यूल के अंदर आता है? तो डेफिनेटली वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में तो नहीं आएगा, बिकॉज स्पेशल कैटेगरी स्टेट इज ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइबल क्राइटेरिया। दूसरी चीज, दिस वुड नॉट कन्वर्ट दैट एरिया इनटू यूटी, है ना? ऐसे तो 10 स्टेट्स के अंदर कितने सारी यूनियन टेरिटरीज बन जाती, गुजरात के अंदर अलग अलग यूनियन टेरिटरीज होती एज पर द 5th शेड्यूल, ऐसा नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। दिस वुड क्रिएट अ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया। नो, if an area is considered as a scheduled area in 6th schedule, then there will be a local self-governing body जिसको autonomous district council बोला जाएगा। तो 6th schedule का पॉइंट है ये कि self governing body बनेगी वहां पे पंचायत की जगह, बट 5th schedule के अंदर the option will be A, that is it would prevent the transfer of land of tribal people to non-tribal people. How? So 5th schedule of the constitution deals with administration of scheduled areas apart from these states, जो मैंने आपसे पहले कहा। इन एरियाज के लिए गवर्नर रेगुलेशंस बना सकता है और ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बनाने के बाद, उनसे कंसल्ट करने के बाद रेगुलेशंस बना सकता है। उस रेगुलेशंस के अंदर दोज रेगुलेशंस कैन प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ लैंड बाय ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल मेंबर्स। इसका मतलब अगर आपको 4 में से बेस्ट ऑप्शन चूज करना है तो दैट ऑप्शन विल बी ए, ठीक है? सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। ऑप्शन बी क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 244 एंड 5th शेड्यूल ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाएगी, और अगर प्रेसिडेंट कहता है तो एनी स्टेट जहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं लेकिन शेड्यूल्ड एरियाज नहीं है, वहां पे भी ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बनाई जा सकती है। बट ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल इज नॉट अ रूलिंग बॉडी, गवर्निंग बॉडी नहीं है, जबकि ये सिर्फ एडवाइजरी बॉडी है। जबकि 6th शेड्यूल के अंदर जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसके बकायदा इलेक्शन होते हैं, प्रॉपर इलेक्शन होते हैं, एंड दैट इज देयर लोकल गवर्नेंस बॉडी। जैसे पंचायत होती है वैसे ही वो वहां पे काम करती है। सो दैट इज द डिफरेंस ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल और आपके 6th शेड्यूल के अंदर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर। ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि 5th शेड्यूल के अंदर किसी भी एरिया को लाने से वो यूनियन टेरिटरी नहीं बन जाता है और ना ही वो स्टेट स्पेशल कैटेगरी स्टेट बन जाता है। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन कहता है कि जोनल काउंसिल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। अब कौन सी स्टेटमेंट सही है नहीं है चाहे ना पता हो, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि कितनी स्टेटमेंट सही है। नाउ सम पीपल द गेसिंग विल बी वेरी डिफिकल्ट इन दिस। हाँ, अगर आप एलिमिनेट कर पाते हो तो अगेन गेसिंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एट प्रेजेंट देयर आर 6 जोनल काउंसिल्स। तीसरे ऑप्शन से सॉरी पहले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं।
They all are statutory bodies established under the State Reorganization Act of 1956. First statement looks correct, but it is incorrect. Why? Because 6 zonal councils हैं, तो जो आपकी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है, that is not formed under State Reorganization Act of 1956. That has been found in a separate act of North East Council Act of 1971. So वो किसी और एक्ट के अंदर फॉर्म हुई हैं. They have been formed under another act, and that is why the first statement does not seem to be correct. Rest of the 5 zonal councils like Northern Council, Southern Council, Central Council, Eastern Council, Western Council, ये तो बनी थी 1956 में, but North East Council अलग एक्ट से बनी. दूसरी चीज, होम मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉमन चेयरमैन ऑफ ऑल जोनल काउंसिल्स. दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. इट इज करेक्ट, सही बात है. हर जोनल काउंसिल का जो चेयरमैन होता है वो होम मिनिस्टर होता है, गृह मंत्री होता है. तो अभी हमने 2 जगह देख लिया कि होम मिनिस्टर इज द चेयरमैन. दूसरी जगह क्या था? कमिटी ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट, और यहाँ पे भी वो चेयरमैन है. एट प्रेजेंट देयर आर 6 जोनल काउंसिल्स. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. मैंने आपको बता दिया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल. फोर्थ, वाइस चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years एट अ टाइम. Now this statement is incorrect. क्यों? क्योंकि इन काउंसिल्स के जो वाइस चेयरमैन होते हैं वो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो उस जोन के अंदर से, नॉर्थ जोन के अंदर की जो स्टेट्स हैं उनके जो चीफ मिनिस्टर्स होंगे उनमें से कोई यहाँ पे वाइस चेयरमैन रहेगा, और वो 1 year एट अ टाइम के लिए वाइस चेयरमैन रहते हैं. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन ऑल द ऑप्शंस आई हैव डिस्कस्ड. जो आपका नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है, North East Council, it has been formed under North East Council Act of 1971. ठीक है, so that is a separate act. That means 2 statements are correct and 2 statements are incorrect. That means correct answer is B. और इसी के साथ आज का हमारा प्रीमिक्स समाप्त होता है. Next week we'll meet again with 5 more interesting questions.